एवरीवन, तो आज हम देखने वाले हैं अपना जो सीयूईटी का बैच चल रहा है ऑफलाइन। उसमें जो हमारा इस वीक का जो मॉक टू हुआ था उसका सॉल्यूशन। उसमें हम जनरल टेस्ट के अंदर जो हमारे क्वांट प्लस रीजनिंग के क्वेश्चंस आए थे उसका हम सॉल्यूशन इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। इसमें मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को कवर किया है और अब तक हमारे जितने चैप्टर हो गए हैं उन क्वेश्चंस को भी मैंने इसमें डाला था, है ना। कुछ क्वेश्चंस आपको कुछ चैप्टर से नहीं देखने को मिलेंगे, क्यों? क्योंकि जितने अभी हमारे जो थोड़े बहुत चैप्टर रह रहे हैं वो हमने डाले नहीं है ना। बाकी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस और जो हमारे चैप्टर हो चुके हैं वो सारे क्वेश्चंस हमने इस मॉक में हमने डाले थे, है ना। तो चलो, ये वाला देखो क्वेश्चन जैसे कि जो पूछा गया था, ये सीयूईटी 2024 का क्वेश्चन है। तो इसका हम सॉल्यूशन देखते हैं। ये हमारा पहला क्वेश्चन था उस मॉक में। तो ये देखो, यहाँ ए पे आता है और हमारा जो सी है वो हमारा किस पे, सी हमारा 3 पे आता है। तो यहाँ पे कितना +2 हुआ है, इधर चेक करो। सी 3 पे आता है, F6 पे आता है तो +3 हुआ है, इधर चेक करो। इधर क्या है कि आई है, आई 9 पे आता है और ई हमारा 5 पे आता है तो प्लस का 4 हुआ है। अगर यहाँ +2 हुआ, यहाँ +3 हुआ, यहाँ +4 हुआ तो यहाँ क्या होगा, +5। तो जी हमारा 7 पे आता है। 7 में अगर आप +5 करोगे तो कितना आएगा, बताओ? 12। और 12 पे हमारा एल आता है तो हमारा एल वाला ऑप्शन होगा। तो के वाले ऑप्शन कट जाएंगे। देखो, अब नंबर भी हमें चेक करना पड़ेगा क्योंकि 2 और 4 में से कोई हमारा सही आंसर है। अब हम चेक करते हैं। देखो, ऐसे तो इसमें हमें के बड़े छोटे कई सारे नंबर दिख रहे हैं, अभी हमें इस तरफ दिख रहे हैं, लेकिन आप क्या, हमें तो छोटे से बड़े की तरफ चलो। क्यों? क्योंकि हमारा दिमाग ना क्या, ऐड और माइनस करने में, मतलब धीरे धीरे छोटे से बड़े नंबर करने में थोड़ा आसानी से सोच पाता है। इसलिए आप छोटे से बड़े नंबर की तरफ ही मूव ऑन किया करो। ये मैं प्रेफर कर रहा हूँ, वरना कोई जरूरी नहीं है ऐसा, है ना। आप बड़े से छोटा भी कर सकते हो, माइनस 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 करके। लेकिन अगर आप छोटे से बड़े पे जाओगे तो प्लस होगा, है ना। तो देखो, यहाँ +3 हुआ है, +5 हुआ है, +7 हुआ है, +7 हुआ है, फिर +11 हुआ है। अब आप एक चीज देखो, आपको दिख गई होगी। अच्छा हाँ, एक चीज तो आपको दिख गई होगी यहाँ पे। क्या? जैसे कि यहाँ +13 हुआ है, +13 हुआ है, तो यहाँ आप देख रहे हो 3, 5, 7, 11, 13, ये सब सारे प्राइम नंबर है। तो यहाँ पे कॉन्जिक्यूटिव लगातार प्राइम नंबर्स को ऐड किया गया है। इसमें अब 13 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या आता है हमारा, बताओ? नेक्स्ट प्राइम नंबर हमारा आता है 17। तो जब आप 44 में 17 ऐड करोगे तो आपको कितना मिलेगा, 1। और ये हमारा 61, तो हमारे यहाँ पे 61 आएगा। तो हमारा 61 वाला सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वाले हैं ये वाला। हाँ, अब देखो, in an examination it is required to get 300 marks to pass a student gets, sorry, दोबारा देखते हैं। In an examination it is required to get 300 marks to pass. A student gets 225 marks and is declared failed by 10% marks. What are the maximum marks of the examination? मान लो देखो, कोई एग्जाम हुआ और एग्जाम में क्या है कि एक स्टूडेंट को क्या है, 300 मार्क्स लाने थे पास होने के लिए, है ना। 300 मार्क्स लाने थे पास होने के लिए। अब एक स्टूडेंट क्या है कि केवल 225 मार्क्स लाया, 225 मार्क्स लाया, और वो क्या है 10% मार्क्स से, 10% मार्क्स से क्या है, फेल हो गया। तो आपसे पूछा गया है मैक्सिमम मार्क्स क्या थे, मैक्सिमम मार्क्स कितने थे पेपर में, है ना। तो आप देखो कहीं ना कहीं क्या है, कितने, अगर आप परसेंटेज में देखो तो 10% मार्क्स से रहा है। और अगर आप वही आप नंबर में देखो कितने नंबरों से रहा है, तो 75, 75 नंबरों से रहा है। तो आपसे टोटल मैक्सिमम मार्क्स पूछे हैं, मैक्सिमम मार्क्स कितने हो गए, 100%। तो आप नीचे एक जीरो लगाओगे तो ऊपर भी एक जीरो लगा दो। तो 100% मार्क्स या मैक्सिमम मार्क्स कितने थे, 750 थे। ये इसका सही जवाब हो जाएगा। इस सवाल को एक दो चीजें और इसमें पूछ सकता है, जैसे कि ये 750 आपसे मैक्सिमम मार्क्स पूछा। अगर मैक्सिमम मार्क्स उसे ना पूछना होता तो ये भी पूछ सकता था कि एक बात बताओ कि वो कितने मार्क्स से पेपर में रहा है ना। कितने मार्क्स से पेपर में रहा है, तो 75 मार्क्स हो सकते थे, है ना। या आपसे ये पूछ सकता था कि पेपर को पास करने के लिए बताओ कितने परसेंटेज मार्क्स की आवश्यकता थी। तो आपको क्या है कि 300 का परसेंटेज निकाल देना था, है ना, 750 में। तब आपका परसेंटेज आ जाता कि कितने परसेंटेज मार्क्स से बच्चा रहा है। ठीक है, आपसे ये भी पूछ सकता था ना कि कितने परसेंट मार्क्स चाहिए एग्जाम को पास करने
के लिए, है ना? तो इस सवाल का जो हमने सॉल्यूशन देखा इसमें मैक्सिमम मार्क पूछा था, हमने मैक्सिमम मार्क्स बता दिए। ये सीयूईटी 2024 में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखो, ये वाला हम देखते हैं। हमारा M13 पे आता है, O15 पे आता है, U21 पे आता है, S19 पे आता है और हमारा 5 पे आता है E। N14 पे आता है, L12 पे आता है, F6 पे आता है, H8 पे आता है और V हमारा 22 पे आता है। देखो, मुझे देखते ही इसकी दिख रहा है विपरीत है। जिस बच्चे को नहीं दिख रहा है वो ये भी देख सकता है। मैंने लास्ट क्लास में ही बताया था, कोई भी लेटर या उसके अपोजिट लेटर्स को जब दोनों को आपस में जोड़ोगे तो आपको 27 मिलेगा। तो देख लो, सब में 27 हमें मिल रहा है। तो ये हमारा अपोजिट है। और बाकी जिस बच्चे को अपोजिट लेटर याद है वो तो उसे देखते ही समझ जाएगा इस क्वेश्चन में क्या पैटर्न लगा है। तो चलो, टी हमारा 20 पे आता है। टी में अगर हम 20 सामने से घटाएंगे तो हमारा क्या आएगा? 7। 7 पे हमारा जी आता है। या हम कह सकते हैं टी के विपरीत हमारा जी आता है। तो हमारा ऑप्शन बी से चालू होगा। सेकंड लेटर दोनों में आर है, इसलिए हम सेकंड लेटर को चेक करके टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। हम थर्ड चेक कर सकते हैं, लास्ट वाला चेक कर सकते हैं। मैं लास्ट वाला चेक करूंगा, क्योंकि देखो आर हमारा 18 पे आता है और 27 में से माइनस करोगे तो हमें क्या मिलेगा? 9 मिलेगा। और 9 हमारा आई, आई हमारा 9 पे आता है, तो हमारा आई वाला हमारा सही आंसर होगा। या आप ये भी कह सकते हो कि आर के विपरीत लेटर अपोजिट लेटर क्या होता है? आई। ये हमारा नेक्स्ट आंसर है। पेपर में इस तरीके का सवाल भी पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। देखो, ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। इसने क्या कहा? पॉइंटिंग टुवर्ड्स अ लेडी, अ मैन सेड शी इज द डॉटर ऑफ माई वाइफ्स ब्रदर। मतलब क्या है कि जो एक लेडी है वो मैन की क्या है? शी इज द डॉटर ऑफ, शी इज द डॉटर ऑफ, ये डॉटर है किसकी? माई वाइफ्स। उसने अपने से रिलेशन बता दिया। उसकी जो वाइफ है, उस आदमी की वाइफ है, उसका जो ब्रदर है, उसका जो ब्रदर है, उसकी बेटी है ये लड़की। तो अब आपसे पूछा गया है कि ये लड़की इस आदमी से कैसे कनेक्टेड है? भाई, इसके साले की लड़की है ना? इसके साले की लड़की है तो क्या लगेगी? नीस, है ना? और बाकी ऑप्शन एलिमिनेशन से भी कर सकते थे कि भाई मदर तो होगी नहीं क्योंकि इसकी मम्मी थोड़ी है, ब्रदर हो गई नहीं क्योंकि मेल नहीं है, और ग्रैंड मदर तो वैसे भी नहीं होगी क्योंकि दो रिलेशन का तो कोई गैप ही नहीं है। तो ऑप्शन एलिमिनेशन से भी कर सकते थे इस प्रकार के सवालों को। चलो, अगले टाइप पे आ जाते हैं, या नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, बिल्ड को DLIUB दिख रहा है, तो आपको देखते ही पता लग रहा है क्या है कि रिवर्स करके बस लेटर्स को लिख दिया गया है कि आपको पहले लास्ट वाले लेटर को लिखा गया है, फिर उसके बाद सेकंड लास्ट, फिर थर्ड लास्ट, फिर फोर्थ लास्ट, फिर उसके बाद फर्स्ट लेटर को सबसे लास्ट में लिखा गया है। तो उल्टा ही करके रिवर्स ऑर्डर में जब आप इसको लिख दोगे तो ETULF आपका सही आंसर हो जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। देखो, a man, a woman introduce a man as a the son of her mother's friend, father's daughter. How is the man related to the woman? ठीक है, एक मैन से रिलेशन दिख बताया, एक वुमेन ने क्या कहा है मैन को इंट्रोड्यूस करते हुए? उसने कि द सन ऑफ हर मदर्स, ठीक है, द सन ऑफ हर मदर्स मतलब उसकी मम्मी क्या है? अ वुमन इंट्रोड्यूस अ मैन एज द सन ऑफ हर मदर, ठीक है, सन ऑफ हर मदर्स, उसकी मम्मी जो वुमेन है, उसकी मम्मी, वो जो आज लड़का है किसका सन है? हर मदर्स, उसकी मम्मी के पिता की बेटी, के पिता की बेटी, बेटी ये भी हो सकती है और दूसरी कोई भी हो सकती है, बेटी का बेटा है ना? तो देखो, इसमें क्या है कि ओनली डॉटर के बारे में नहीं बताया कि उसकी मदर के फादर की ओनली डॉटर है उसकी जो मम्मी है, ये नहीं कहा। अगर ओनली डॉटर कह देता तो वो कहीं ना कहीं ये जो लड़का है इसी का भाई निकल जाता, तो ऑप्शन में ब्रदर देखने को मिलता। लेकिन ऑप्शन में ब्रदर देखने को नहीं मिल रहा है, मतलब वो उसका क्या है? कजन है। क्योंकि भाई देखो, उसकी मम्मी जो है उसके पापा की क्या है? उसकी मम्मी जो है उसके पापा, मम्मी के पापा की बेटी का लड़का है ना? तो कहीं ना कहीं उसकी मौसी का लड़का होगा, है ना? क्योंकि भाई अगर उसी का उसकी मम्मी के पापा की बेटी केवल उसी का लड़का होता तो क्या होता? उसका भाई हो जाता, है ना? लेकिन ऐसा नहीं है। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि हो सकता है वो उसकी मौसी का लड़का हो। तो जब कोई मौसी का लड़का होता है वो हमारा क्या लगता है? लड़का है लड़की मौसी की कज़न, ठीक है? फादर होगा नहीं, अंकल होगा नहीं, ग्रैंडफ़ादर होगा नहीं। ऑप्शन एलिमिनेशन से भी सवाल को और जल्दी कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। ये एनालॉजी का क्वेश्चन है।
जैसे फिंगर हमारी हाथों में होती है, वैसे टोई हमारी कहाँ पे होती है? टोई हमारी फुट पे होती है ना? फिंगर हमारी हाथों में होती है, टोई हमारी फुट पे होती है। यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल पे आ जाओ। बुक लाइब्रेरी में रखी जाती है, पेंटिंग हमारी कहाँ रखी जाती है? गैलरी में रखी जाती है ना? गैलरी में रखी जाती, गैलरी इसका सही आंसर हो जाएगा। देखो, रखने को तो बुक हमारी क्या है कि हमारी घर में भी रखी रहती है, बुक हमारे स्कूल में भी रखी रहती है ना? कॉलेज में भी रखी रहती है, बैग में भी रखी रहती है। लेकिन क्या है, उसका एक राइट प्लेस होता है। जैसे बुकों का रखने की सबसे जगह पुस्तकालय ही तो सही जगह है बुक रखने का, है ना? मतलब जो हमारी लाइब्रेरी होती है, वही तो सगे सही जगह है बुक रखने की। इसीलिए हमारी जो पेंटिंग है, हर जगह वैसे रखी जा सकती है, लेकिन उसकी जो सही जगह होती है, वो गैलरी होती है। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट सवाल सीरीज का सवाल है। देखो, यहाँ कितना +4 +6 +8 +4 +6 +8, तो नेक्स्ट क्या आएगा? +10। ये हमारा +10 करोगे तो यहाँ पे 30 मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। देखो, जो क्वेश्चन इजी इजी है उनमें हम ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, ठीक है? और जो क्वेश्चन में एक्चुअल में टाइम लेने वाला है, उनमें हम टाइम लेंगे, है ना? ताकि आपको चीजें बेहतरीन ढंग से और समझ आ सके, है ना? और टाइम भी वेस्ट ना हो। देखो, यहाँ +1 हुआ, यहाँ +2 हुआ, +3 हुआ, +4 हुआ, तो नेक्स्ट क्या होगा? +5। +5 करोगे तो आपको 16 मिल जाएगा। तो ये हमारा सही आंसर है। 11 में +5 मतलब 16 मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन में इसे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो, सबसे छोटा इसमें देखो पहले क्या है? 0.2, तो हमारा जो भी आंसर होगा 0.2 से चालू होगा। ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। ऐसे सवाल कभी भी आ जाए, ऑप्शन एलिमिनेशन से करो। ऑप्शन एलिमिनेशन बेस्ट मेथड है ऐसे सवालों को करने का, जल्दी आंसर आता है और सही भी आता है ना? देखो, अब देखो लॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना है। कभी भी पेपर में क्वेश्चन आ जाए तो ऊपर एक बार इंस्ट्रक्शन जो मेन मेन होते हैं वर्ड, वो पढ़ लेना। मेन मेन इंस्ट्रक्शन, है ना? जो पता लगा आप क्या कहते हैं लॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करने को बोला है और आप डिक्शनरी ऑर्डर में अरेंज कर रहे हो, है ना? तो इस चीज को थोड़ा ध्यान रखना, है ना? चलो इसे लॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करते हैं। क्या क्या दिया है? हमें फ्लावर दिया, सीड दिया, ट्री दिए, फ्रूट दिए। तो कहीं ना कहीं देखो, पहले आप सीड लगाते हो, सीड लगाते हो, फिर सीड लगाती हो, तो सीड्स के बाद क्या होता है? सीड से पेड़ उगता है, ट्री उगता है। और ट्री पे क्या है? फ्लावर लगता है। फ्लावर लगता है, जैसे आपने देखा होगा कोई भी आपने देखा होगा अनार वगैरह का जो पेड़ होता है, उसमें पहले आप सीड लगाओगे, या कोई भी पेड़ है आप उसमें सीड लगाओगे, फिर ट्री उगेगा, ट्री के बाद उसमें फ्लावर आएगा, फ्लावर फ्लावर में क्या लगते हैं? फ्रूट, है ना? फिर हमारे फ्रूट लगते हैं, तो हमारा 4 लास्ट में आएगा। तो 2 3 1 4 हमारा सही आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। ये भी लॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना है। भाई रिज्यूमे है, एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू है, जॉब है, तो पहले आप रिज्यूमे दोगे, रिज्यूमे जमा करोगे, तो फिर आपको क्या है? फिर आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, फिर आप इंटरव्यू होगा आपका, इंटरव्यू होगा, फिर आपकी जॉब मिलेगी आपको, फिर जॉब मिलेगी तो फिर आपके पास क्या हो जाएगा? रोजगार। फिर आपके पास एम्प्लॉयमेंट होगी। तो 4 2 1, यहाँ पे एक आएगा ना? एक आएगा, एम्प्लॉयमेंट होगी तो एक आएगा। तो 4 2 3 1 हमारा सही आंसर हो जाएगा। 4 2 3 1 सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। अब हमें इसे लॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना है। हमारे पास क्या है? आर्टिकल, एडिटर, न्यूज़पेपर, रिपोर्टर। तो ये में क्या है कि आर्टिकल लिखने का, पेपर में आप जो पढ़ते हो ना आर्टिकल्स वगैरह, उसको लिखने का सही ऑर्डर पूछा गया है कि किस तरीके से चीजें लिखी जाती है, किस तरीके से काम करती हैं। देखो, पहले हमारा जो रिपोर्टर होता है रिपोर्ट तैयार करता है, रिपोर्ट लेता है, जो भी कोई प्रॉब्लम, समस्या, जो भी चीज है, जो भी वारदात है, उसकी क्या रिपोर्ट लेता है। फिर उस पे क्या करता है? वो आर्टिकल लिखता है। फिर आर्टिकल लिखता है तो फिर वो एडिटर के पास एडिट होने के लिए जाता है। फिर उसके बाद वो क्या है? फाइनली न्यूज़पेपर में पब्लिश होके आता है। तो 4 1 2 3 हमारा इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन सीरीज का क्वेश्चन है। चलो सीरीज देखते हैं। +5 +5 +10 +10। अब देखो, 2 बार सेम लेटर ऐड, सॉरी सेम नंबर ऐड हो रहा है, 2 बार, फिर 5 बढ़ जाता है। तो यहाँ देखो, +5 फिर +10 तो नेक्स्ट में क्या होगा? +15 जब इसमें 15 आप जोड़ोगे तो आपको 50 मिलेगा। 50 आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। अब ये मैथ का सवाल है। देखो, अमिता कैन बिल्ड अ रूम इन सेम अमाउंट ऑफ टाइम दैट बीना एंड सीता वर्किंग टुगेदर कैन बिल्ड। तो ये हमें टाइम बता दिया। क्या है कि अमिता जितने
टाइम में हमारा क्या है, एक रूम को बिल्ड करती है, उतने में बीना और सीता दोनों मिलके भी उतने दिन में करती हैं बिल्ड, है ना? कहीं न कहीं क्या है, अमिता अगर 1 दिन लेगी तो सीता और बीना भी 1 दिन लेगी रूम को बनाने में। अगर क्या कहते हैं, सीता 4 दिन ले रही, अमिता 4 दिन ले रही है तो बीना और सीता भी दोनों मिलके 4 लेंगी, है ना? तो दोनों टाइम क्या है, बराबर है रूम को बनाने में। ये हमें बता दिया, ये रिलेशन हमें दे दिया गया है। अब नेक्स्ट लाइन पढ़ो। इफ अमिता एंड बीना, अमिता और बीना दोनों मिलके एक काम को कितने 25 दिनों में कर सकती हैं, और सीता अकेले उस काम को कितने हैं 35 डेज में कर सकती है। तो बताओ, देन हाउ मेनी डेज आर रिक्वायर्ड फॉर बीना अलोन टू डू सेम वर्क। तो बीना को क्या है, अकेले उस काम को करने में कितना टाइम लगेगा। तो पहले टोटल वर्क निकालो, कितना 25 इंटू 7, ये हमारा टोटल वर्क आ जाएगा। कितना हो जाएगा 175। 175 इसकी कितनी हो जाएगी भाई, इसको अगर हम काटेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, हाँ 5, ये कटेगा तो हमारा 7 हो जाएगा। तो हमारी टोटल एफिशिएंसी आ गई इन दोनों की, बीना और सीता की दोनों कितनी है, बीना और सीता की, सॉरी क्या कर रहे हैं, ये भी हम गलत कर रहे हैं। ये नहीं होगा, यहाँ पे ना यहाँ आएगा, है ना? सॉरी, एक चीज पता नहीं कहाँ है हमारा दिमाग। एक बार और देखते हैं इस सवाल को, पता नहीं कहाँ दिमाग है हमारा। चलो, हाँ इस सवाल को सॉल्व करते हैं दोबारा। ठीक है, देखो इसमें क्या कहा गया सवाल में कि अमीता और बीना मिलके पूरे काम को 25 दिनों में कर सकती हैं। सीता अकेले उस काम को कितना 35 दिनों में कर सकती है। तो दोनों मिलके उस काम को, सॉरी, हाउ मेनी डेज आर रिक्वायर्ड फॉर बीना टू डू द सेम वर्क। बीना को अकेले उस काम को करने में कितना टाइम लगेगा। तो ये हमारा हो जाएगा, इसका किससे 175 एलसीएम आ रहा था, है ना? यहाँ 5 आ जाएगा, है ना? और फिर उसके बाद यहाँ कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। ठीक है, देखो अमीता और बीना की इफिशियंसी टोटल कितनी है, 7 है। और क्या है, जो हमारी सीता है उसकी इफिशियंसी कितनी है, 5 है। जब यहाँ पे देखो रिलेशन दे रखा है कि जब दोनों को टाइम सेम लग रहा है, तो दोनों, जितनी अमीता की अकेले इफिशियंसी होगी, बीना और सीता की मिला के भी दोनों की उतनी ही इफिशियंसी होगी। तो दोनों की इफिशियंसी भी सेम होनी चाहिए, है ना? तो सेम करने के लिए पहले क्या करना होगा, हमें स्मिता की मिलेगा ये 5, है ना? अब इसमें से क्या है, हमें बीना की फाइंड करनी है। तो ऐसा देखो यहाँ पे रखो, ऐसा नंबर रखो, ऐसा ऐड करो, इसमें बीना की एफिशिएंसी को ऐसा मानो, बीना की एफिशिएंसी कि अमीता की एफिशिएंसी बीना और सीता की एफिशिएंसी दोनों जोड़ने पे बराबर हो जाए। तो मैं मान लेता हूं, अगर देखो बीना की एफिशिएंसी 1 है तो हमारी अमीता की एफिशिएंसी 6 हो जाएगी, है ना? 6 हो जाएगी। तो दोनों की एफिशिएंसी के बराबर आ गई, बीना स्मिता की जोड़ने पे, और अमिता की एफिशिएंसी दोनों की साफ बराबर आ गई, बिल्कुल सही। तो ये बिल्कुल सही है, मतलब भाई बीना की एफिशिएंसी हमारी एक ही है। तो एक से आप डिवाइड करोगे, बीना को कितना काम करना है, 175 काम करना है, और एक की एफिशिएंसी से, है ना, बीना को काम करना है, तो 175 हमारा सही आंसर हो जाएगा। अदरवाइज आप इसमें एक चीज और देख सकते थे कि आप 25 25 का मल्टीपल भी देख सकते थे, है ना? क्योंकि वर्क में हमारा 25 है, और डिवाइड हमारा एक से हो रहा है, तो एक से होने का कोई वो भी नहीं है। तो आप डायरेक्ट भी देख सकते हो, इसमें डायरेक्ट ही देखो जल्दी आएगा। 25 का मल्टीपल देखने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि एक ही से तो डिवाइड करना, और एक से डिवाइड डिवाइड कहाँ होता है ना? देखो अब क्या है, a shopkeeper allows a discount of 20% on the marked price of an item and thus gains 10%. What is the ratio of the cost price to the marked price of the item? ठीक है, आपका इस प्रकार का सवाल मैंने आपको एक और तरीका इसका बताया है, कंसेप्ट मैंने आपको बताया है कि जब भी सीपी और एमपी का आपसे रेशियो पूछे, सीपी और एमपी के बारे में रिलेशन दे रखा हो, तो क्या होता है इसका, 100 माइनस डिस्काउंट और 100 प्लस प्रॉफिट या लॉस जो भी हो, है ना? लॉस होगा तो जाहिर सी बात है माइनस होगा, है ना? तो प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस, और प्लस होगा तो लॉ सॉरी प्रॉफिट होगा तो प्लस होगा, है ना? तो चलो यहाँ पे ये चीज अप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। आपको क्या है, 20% का डिस्काउंट दिया है, तो 100 में जब आप 20 घटाओगे इतना 80, और यहाँ कितना है कि 10% का प्रॉफिट हुआ है इतना, भाई 20% डिस्काउंट देने के बाद भी उसे, तो कहीं ना कहीं 110 में चीज को बैठ जाओगा। तो सीपी और एमपी का हमारा क्या है, रेशियो आ गया, एक जीरो से एक जीरो कट जाओगे तो 8:11, ये हमारा सही आंसर है। ये पिछले साल के सीपीयू में पूछा गया सवाल है, बताओ, ऐसे ऐसे सवाल पूछ रहे हैं। ये भी सब वहीं के सीपीयू वगैरह के। मैंने क्या एग्जाम्स के ही सारे सवाल उठाए हैं,
ताकि आपको एक लेवल मेंटेन रहे। मैंने कोई अपनी तरफ से सवाल नहीं बनाया ताकि कोई पर मुश्किल हो ना इजी हो, है ना? तो जैसे प्रीवियस ईयर में सीयूईटी में एसएससी वगैरह में सवाल पिछले साल पूछे गए हैं, वैसे सवाल मैंने उठा के ये मॉक टेस्ट डिजाइन आपका किया था, है ना? और मैं आप सभी बच्चों को कह रहा हूँ कि पहले ना वीडियो को रोक के खुद सॉल्व करने की कोशिश करो, देन सॉल्यूशन देखो, ठीक है? वो आपको ज्यादा फायदा देगा, ठीक है? और जिस बच्चे को आता है भले ही 2x पे देखो, पर आपको कुछ नया सीखने को जरूर मिलेगा। तो इसे 2x पे बाकी वीडियो देखो जो आपको क्वेश्चंस आते हैं, और जो नहीं आते उनको रिपीट करके या आराम से स्लो करके रोक के देख सकते हो, है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। देखो, द मार्केट प्राइस ऑफ अ रिवॉल्विंग चेयर 15,000, इट इज अवेलेबल ऑन टू सक्सेसफुल डिस्काउंट, व्हाट इज द सेलिंग प्राइस? तो इसे आप इस तरीके से भी कर सकते हो। एक मेथड मैंने आपको बताया था ना, जब भी आपको सक्सेसिव डिस्काउंट देना हो तो ये आपका फॉर्मूला में लिखवाया था, है ना? एक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन 100, इस फॉर्मूले से भी आप कर सकते हो। अदरवाइज यहाँ पे सीरीज मेथड अपना लो, जो मैंने आपको बताया था, वो आपके लिए बिल्कुल सही रहेगा, है ना? क्या कि 100 की चीज पे अगर आपको 20% का डिस्काउंट मिला तो कितने की होगी? 80% पे। और अगर आपको 100 की चीज पे फिर क्या है कि 12% का डिस्काउंट मिला तो 88% पे हो गई चीजें, तो एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, और एक दो तीन, तीन जीरो से ये तीन जीरो कट जाएंगे, ठीक है? अब इंटू कर दो, आप इंटू भी कर सकते हो। अदरवाइज मेरे पास तो इतना टाइम है नहीं, हम इंटू नहीं करेंगे, हम क्या है मल्टीपल चेक करेंगे, क्योंकि मैंने आपको मल्टीपल भी बोला है कि आप मल्टीपल चेक करके भी आंसर करो। आपका क्या है, पेपर में टाइम बचेगा, आपको लास्ट डिजिट, मल्टीपल, डिजिटल सम, ये सब लगाने जैसे आप आसान कर सको चीजों को। तो देखो, कहीं ना कहीं हमारा आंसर जो है मल्टीपल अगर हम चेक करें तो हमारा 8 से मल्टीपल, 8 का मल्टीपल होगा, है ना? 8 से डिवाइड होने वाला आंसर होगा हमारा। और तो चलो पहले 8 से डिवाइड होने वाला आंसर देखें। 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है? लास्ट के 3 डिजिट 8 से डिवाइड होने चाहिए। क्या इसके हो रहे हैं? नहीं। क्या इसके हो रहे हैं? नहीं। तो लास्ट के 3 डिजिट डिवाइड नहीं हो रहे, इसके हो रहे हैं? इसके भी हो रहे हैं। भाई 8 का यही तो कहता है 2 की पावर 3। भाई 8 का मल्टीपल क्या कहता है? लास्ट के 3 डिजिट 8 से डिवाइड हो रहे हैं तो संख्या 8 से डिवाइड होगी, वरना नहीं होगी। अब क्या है, 11 का मल्टीपल चेक कर लो कि आंसर हमारा 11 का मल्टीपल भी होगा। तो 9 6, 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि ऑड प्लेस के सारे डिजिट्स को और इवन प्लेसेस के सारे डिजिट्स को जोड़ के आप माइनस कर दो। माइनस कर दो तो या आपको जीरो मिले, या 11 का कोई मल्टीपल मिले, तो वही आपका क्या है, संख्या 11 से कटेगी, है ना? तो हमने जैसे यहाँ पे जोड़ा 9 6 15, 15 में से 5 घटाओगे तो क्या आएगा? 10। 10 हमारा 11 से कटता है नहीं, तो यही ऑप्शन बचे, यही हमारा सही आंसर है। एक बार इसे भी चेक कर लेते हैं। देखो, 6 और 5 और एक 6, जीरो 6, सॉरी माइनस होगा, तो 6 में 6 क्या आएगा? जीरो। तो हमारा यही हमारा सही आंसर हो जाएगा, है ना? तो हमने मल्टीपल देख के भी आंसर कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। ये आपका पाइप एंड सिस्टम का क्वेश्चन है। देखो, fill pipe P is 21 times faster than fill pipe Q. If Q can fill a cistern in 110 minutes, find the time it takes to fill the cistern when both pipes are open. ठीक है? तो P अगर हमारा एक चीज को एक नेक्स्ट क्वेश्चन, जो P है हमारा, जो क्या है, इफिशियंसी का इन्होंने रेशियो दे दिया, इफिशियंसी का रिलेशन बता दिया है हमारा कि जो P की इफिशियंसी है, ये P जो हमारा है वो क्या है कि Q वाले पाइप से 21 टाइम्स फास्टर है ना? तो इफ Q कैन फिल अ सिस्टर्न इन 110 मिनट, Q ये हमें इफिशियंसी पता है, टाइम पता है, तो इनटू कर दोगे आपको टोटल वर्क मिल जाएगा। टोटल वर्क ये है। तो आपको क्या बोला गया है, Q अगर 110 मिनट में भर सकता है तो फाइंड द टाइम इट टेक्स टू फिल द सिस्टर्न व्हेन बोथ पाइप्स आर ओपन टुगेदर। जब दोनों पाइपों को खोला जाता है तो सिस्टर्न कितनी देर में भर जाएगी? भाई इसकी एक एफिशिएंसी, इसकी 21 एफिशिएंसी है ना? तो 21 प्लस 1 22, तो 22 की एफिशिएंसी से 110 काम करोगे तो आपको 5 5 सही आंसर आ जाएगा। तो 5 मिनट इसका सही आंसर है। तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल पे आ जाओ। इस सवाल के ऑप्शंस आपके एग्जाम में जो भी आपका मॉक टेस्ट हुआ था उसमें गलत दे रखे थे, इसलिए इस सवाल के मैंने ऑप्शंस दोबारा लिख दिए हैं, है ना? तो इसमें देखो, डिक्शनरी ऑर्डर में अरेंज करना है। देखो, ये क्वेश्चन सारे बच्चे कर लेंगे, पर आपको जल्दी करना है। जल्दी करने के लिए क्या है, कोई आपको कॉमन सेंस लगानी पड़ेगी। कॉमन सेंस पहले देखो, सारे लेटर शुरू में देखो दो सेम है, तो शुरू के मेरे को चेक नहीं करने। अब देखो मुझे क्या है, मेरी एक नजर क्वेश्चन पे होगी तो एक मेरी ऑप्शन पे भी होगी। तो लास्ट में देखो सब हमारे अलग है डिजिट, है ना? लास्ट में हमारे सारे डिजिट अलग है।
तो मैं लास्ट का एक बार चेक करूंगा। तो क्या हो गया? हाँ, मैं एक बार लास्ट का चेक करूंगा, है ना। लास्ट में सारे देखो डिजिट क्या है, अलग है। तो देख लो लास्ट में कौन से आएंगे। देखो शुरू में तो डबल एल है। फिर यहाँ पे देखो क्या है, ए एल के बाद यहाँ पे एम आ जाएगा, एम फिर एम, एम के बाद ओ आ रहा है दोनों में, तो इसकी भी कोई बात नहीं है, एम ओ आ रहा है ना। ये हैंग कर रहा है क्या? है ना। यहाँ देखो वो आ जाएगा, है ना। अब यहाँ से देखो एन है यहाँ पे चेंज, यहाँ पे एस है। पहले बताओ एन 14 पे आता है, एन आएगा कि पहले एस आएगा? तो जाहिर सी बात है पहले एन आएगा फिर एस आएगा। तो पहले क्या है, आपको 4 मिलेगा लास्ट से सेकंड में, फिर 5 मिलेगा। तो पहले 4 है फिर 5 है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल पे आ जाओ। देखो ये भी आपका डिक्शनरी ऑर्डर में अरेंज करना है। इसका देखो हम देख लेते हैं कि पहले देखो क्या आएगा, स्टार्टिंग किससे होगी। पहले हमारा सबसे छोटा क्या है, शुरू के 3 अक्षर सब में सेम है। ये देखो बी ए एन हमारे सब में सेम है, तो बी ई एन ये हमारा चेक करेंगे नहीं। ठीक है, ये सब में सेम है, ये सब में सेम है तो हम इसे चेक नहीं करेंगे। ये सब में सेम है तो हम चेक नहीं करेंगे, ये भी नहीं। अब आप चौथे लेटर से चालू करोगे, पहले क्या आएगा? पहले टी आएगा, आई आएगा, ई आएगा कि ई आएगा, फिर ई आएगा। ई वाले हमारे दे रखे ऑप्शन, है ना। फिर ई आएगा, तीनों में ई 100 में है ना। तो पहले ई वाला आएगा, फिर हमारा ई के बाद ए आएगा, फिर एफ आएगा, फिर वी आएगा। तो पहले हमें बीनथ मिलेगा, बीनथ से एक ही ऑप्शन चालू है, यही हमारा सही आंसर हो जाएगा पहले। नेक्स्ट सवाल पे आ जाओ। अब ये तो आज हम देख रहे हैं सवाल, ये ऐसे होता है, ये ऐसे होता है। क्या होगा कर दो ना। तुम क्वेश्चन नंबर 22 पे थे इस सवाल। तो आज हम देख रहे हैं सवाल, ये ऐसे होता है, ये ऐसे होता है। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 22 हम देखने वाले थे। तो ये कोडेड कोडेड ब्लड रिलेशन का सवाल है ना। इसमें ब्लड रिलेशन में आपको कोड करके दिया गया है। आपको पूछा गया है क्या, हाउ के इज रिलेटेड टू एन। तो यहाँ पे आपको देखो कोड करके आपको सिंबल्स लगा के बीच में दे रखे हैं, उनके बीच में। तो आपको क्या, यहाँ से आपको देखना है वर्ड, और उसके बीच का यहाँ से रिलेशन ऊपर से चेक करना है, और फिर आपको आंसर देना है। तो चलो फाइंड करते हैं। देखो क्या है कि के इंटू के मल्टीप्लाई एल का मतलब क्या है, के इज वाइफ ऑफ एल। तो के इज वाइफ ऑफ एल, ये क्या है, एल की वाइफ है, तो एल इसका पति होगा, है ना। अब क्या है, एल और एम के बीच में डिवाइड है, तो एल और एम के बीच में डिवाइड का मतलब क्या है, एल इज द फादर ऑफ एम, एल एम का क्या है, फादर है। ठीक है। अब एम और एन के बीच में क्या है, प्लस का सिंबल है, तो एम इज द मदर ऑफ एन। जो एम है, एम और एन के बीच में क्या है, प्लस का सिंबल है। हाँ, एम इज द मदर ऑफ एन, एम क्या है, एन की मदर है, एन की मदर है। अब आपसे पूछा गया है कि हाउ इज के रिलेटेड टू एन। अब देखो इसके आगे के रिलेशन की हमें जरूरत नहीं है, तो हम इसके आगे सॉल्व नहीं करेंगे, है ना। यहीं से आप अपना रिलेशन बता सकते हो कि अब देखो क्या है, के क्या है, एन की कौन लगेगी, के एन की मम्मी के पापा की बीवी है या वाइफ है। तो क्या लगेगी, इसकी मम्मी की मम्मी है, तो क्या है, ये क्या है, नानी लगेगी। कौन लगेगी, मदर्स मदर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा, है ना। क्योंकि भाई के कौन है, एन की मम्मी तो है, तो इसलिए ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आज हम देख रहे हैं सवाल, ये ऐसे होता है, ये ऐसे होता है। अपने क्वेश्चन नंबर 23 पे आ जाता है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे, है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम देखो, ये भी हमारा क्या कहते हैं, ब्लड रिलेशन का सवाल है। ब्लड रिलेशन के सवाल में हमें इसमें देखो क्या पूछा गया है,
देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट। आपको पूरा रिलेशन बनाना है ऐसे सवालों में, फिर आपको ये बताना है कि इन सारे ऑप्शंस में से कौन सा करेक्ट है। चलो, जे स्टार एन का मतलब क्या है? जे इज द सिस्टर ऑफ एन। जे इज द सिस्टर ऑफ एन। एंड क्या है? एन माइनस टी का मतलब क्या है? एन इज द मदर ऑफ टी। एन इज द मदर ऑफ टी, है ना? अब क्या है? टी पी, टी प्लस पी का मतलब क्या है? टी इज द ब्रदर ऑफ पी। टी इज द ब्रदर ऑफ पी। पी इंटू एच का मतलब क्या है? पी इज द सिस्टर ऑफ एच। ये आपको बताना है। अब देखो क्या क्या कहा गया है। एन इज द मदर ऑफ टी। एन क्या है? टी की मदर है। हाँ जी, पहला ही ऑप्शन हमारे तो सही मिल गया। ये हमारा सही आंसर रहेगा। अगला भी चेक कर लेते हैं। देखो कुछ बोलते हैं एच इज द सिस्टर ऑफ पी। एच क्या है? पी की सिस्टर है। नहीं कह सकते भाई, इसका रिलेशन तो हमें बता ही नहीं गया, तो गलत है। पेपर में ऐसे क्वेश्चन दे देगा जिसमें आपको बताया नहीं जाएगा रिलेशन, आपको लगा सही है भाई। हमें भाई बताया गया कि एच सिस्टर है, या मेल है या फीमेल है, कुछ नहीं तो हमें नहीं पता। पी इज द ब्रदर ऑफ टी। पी ब्रदर है। नहीं, पी तो फीमेल है, तो ये आंसर भी नहीं होगा। टी इज द सिस्टर ऑफ पी। टी क्या है? पी की सिस्टर है। नहीं, टी तो मेल है, ये भी नहीं आंसर होगा। तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। सवाल ये ऐसे होता है, ये ऐसे होता है। प्रीवियस स्लाइड पे देखते हैं। ये हमारा 24 नंबर क्वेश्चन है। इसमें आपको क्या बताना है? विच फाइंड द आउट द फिगर विच कंटेन्स द गिवन फिगर एज इट पार्ट। इसके पार्ट में क्या आएगा? देखो, ये चीज क्या है? टेढ़ी सी चीज, ये नीचे की तरफ है ना? ये टेढ़ी चीज नीचे की तरफ है, यहाँ ऊपर की तरफ दे दी, ये गलत हो जाएगा। ये तो बिल्कुल अलग ही दे दिया, ये तो गलत हो जाएगा। ये इस तरफ दे दिया, ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ना। ये ऐसे होता है, ये ऐसे होता है। रुक जाओ भाई, पता नहीं क्या दिक्कत हो गई है। देखो, क्वेश्चन नंबर हम 25 देख लेते हैं हमारे मॉक टेस्ट का। देखो, इसमें क्या है? आपको मिरर इमेज बतानी है। देखो, ये हमारी एरो क्या है? नीचे को है। तो मिरर इमेज में हमारी क्या होगी? मिरर इमेज बतानी है। और मिरर इमेज में तो मिरर इमेज तो यहाँ होता है। अच्छा, मिरर इन्होंने नीचे रख रखा है। नीचे देखो, एक बात ध्यान रखना। मिरर अगर हमारा नीचे रखा होगा तो कहीं ना कहीं वो वाटर इमेज टाइप बनेगा। ठीक है। एक तो मिरर इधर रखा जाता है ना? लेकिन यहाँ इन्होंने क्या है? मिरर नीचे रख दिया है। तो हमारा क्या है? नीचे को आंसर बनेगा, है ना? ये भी प्रीवियस ईयर का सवाल है, किसी का आया। नहीं तो नॉर्मली क्या है? मिरर या तो राइट हैंड साइड पे या लेफ्ट हैंड साइड पे रखा जाता है। नीचे तो वाटर इमेज टाइप बनेगा ना। लेकिन जो नीचे रखा है तो हम उसी हिसाब से बता देते हैं। देखो, ये एरो नीचे का अगर मुंह है, अगर इस तरफ में रखा गया है तो एरो का मुंह ऊपर की तरफ को होगा। तो ये इसमें तो एरो ही नहीं है, इसमें भी एरो नहीं है, इसमें तो नीचे को मुंह दे रखा है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, है ना? अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें सीरीज को कंप्लीट करना है। देखो, यहाँ व्हाइट है, यहाँ ब्लैक है, यहाँ व्हाइट है, तो यहाँ ब्लैक होगा। क्या बोलूं? क्या बोलूं? इससे आसान सवाल क्या हो सकता है? पता नहीं कोई कोई एग्जाम में कैसे कैसे सवाल दे देता है। देखो, तो ये देखो, व्हाइट ब्लैक तो हमें पता लग गया। यहाँ व्हाइट है, यहाँ ब्लैक है, व्हाइट है, तो यहाँ ब्लैक ही होगा। तो अगली चीज चेक कर लेते हैं। देखो, ये ट्राइंगल अगले में बाहर चला गया, यहाँ ट्राइंगल अंदर में आ गया, तो अगले में ट्राइंगल बाहर आएगा। तो ट्राइंगल इसमें बाहर है, इसमें तो दो ट्राइंगल दे दिए, ऐसे भी कट जाता। इसमें ट्राइंगल बाहर है। और इसमें देखो, एक चीज और देखो कि ये आकृति है ना? ये फिर आया, फिर ये अंदर आया, पलट गया, है ना? फिर ये बाहर जाएगा तो सेम रहेगा, तो यही आंसर आएगा, है ना? तो कहीं ना कहीं हमारा इस तरीके से भी आप आंसर निकाल सकते हो। नेक्स्ट, देखो, तो ये हमारा जो ये जो मॉक टेस्ट हुआ था, इजी था। इसका लेवल ज्यादा हार्ड नहीं था, कुछ वो नहीं था। ठीक है। तो इस तरीके का हमने लेवल रखा है क्योंकि कुछ बच्चों को क्या दिक्कत आ रही थी, जैसे बच्चों ने 12th तक अभी तक ऐसा कुछ रीजनिंग वगैरह पढ़ी नहीं होती। तो कुछ बच्चों को दिक्कत आ रही थी, इसलिए हमें थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए मैंने इसमें इजी क्वेश्चंस भी रखे हैं, है ना? और वो भी प्रीवियस ईयर के ही। और थोड़े टफ क्वेश्चन भी है। धीरे धीरे आपका जैसे लेवल बढ़ता जाएगा तो और हम क्वेश्चंस का लेवल टफ करते चले जाएंगे, और भी क्वेश्चंस ऐड होंगे, और भी चैप्टर्स, जैसे जैसे चैप्टर कंप्लीट होते जाएंगे, है ना? होप आपको सॉल्यूशन पसंद आया होगा। और अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, है ना? ऐसी और फ्री सीयूईटी वाले कंटेंट के लिए। ठीक है। और हाँ, वीडियो को रोक के क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश जरूर किया करो, जो भी सवाल कराता हूँ मैं, है ना? ओके, बाय।